नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम जनसंवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। जनसंवाद में हर बार हम आपसे मुखातिब होते हैं कुछ ऐसे विषयों को लेकर जो आम जन से जुड़े होते हैं। आम जन से जुड़े तमाम विषयों पर हम सार्थक चर्चा करते हैं, मेहमानों से उस विषय पर चर्चा करते हैं, उनकी राय जानते हैं, क्या कुछ उसके पहलू हो सकते हैं उस पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनसंवाद में खास बात यह भी है कि इस बार हम युवा, जो यूथ है, जो समाज के बीच पहुंचकर काम कर रहा है, उससे भी चर्चा करते हैं, उसके सवाल भी लेते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है वो है सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट एवं पर्यावरण। किस तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन किया गया है। 1 जुलाई से पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को अब बैन किया गया है। इसका इस्तेमाल, आयात, निर्यात, निर्माण, सभी चीजों पर रोक लगा दी गई है। लेकिन इस तमाम चीजों के बाद भी सिंगल यूज प्लास्टिक को किस तरह से, इसके जो भी पहलू हैं, आज वो हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे खास कार्यक्रम जनसंवाद में। आइए हमारे सभी मेहमानों का तारुफ, उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। हमारे साथ सबसे पहले हैं डॉक्टर राजेश सक्सेना जी। आप मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल में वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक हैं और साथ ही पर्यावरणविद भी हैं। लंबे समय से पर्यावरण के प्रति सर काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हम अपनी विकास की बेलगाम अंधी दौड़ में पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए सर कई सालों से काम कर रहे हैं। चाहे वो स्वच्छता की बात हो, सिंगल यूज प्लास्टिक की बात हो, सर का ये परिचय, आज सर से ढेर सारी हम बात करेंगे। सर बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में आपका। साथ ही हमारे साथ हैं ब्रजेश शर्मा जी। आप क्षेत्रीय अधिकारी हैं मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल से। सर से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से क्षेत्रीय क्षेत्र में इन तमाम चीजों को लेकर, सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर किस तरह से काम किया जा सकता है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। बंद करना एक फैसला है, लेकिन लोगों तक जन भागीदारी, जन जागरूकता किस तरह से फैलाई जा रही है, लोगों को अवेयर कैसे किया जा रहा है, ये तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ ब्रजेश शर्मा जी। सर आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और साथ ही अब एक युवा से आपका तारुफ कराने जा रहा हूं। युवा का नाम है विकास सिंह मेवाड़ा। आप ग्राम विकास फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और कई सालों से अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के बीच तक पहुंच रहे हैं, क्षेत्रों में जाकर लोगों को अवेयर कर रहे हैं। कई बार हमने देखा है, चाहे वो स्वच्छता की बात हो, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता को लेकर जब ये मंत्र दिया कि हमें स्वच्छ होना है, तो विकास और उनके तमाम साथी जो ग्राम विकास फाउंडेशन के साथी हैं, वो लगातार भोपाल की सड़कों पर उतरे, राजधानी में कई जगह पहुंचे और स्वच्छता का संदेश दिया। आज विकास हमारे साथ है। विकास आपका भी बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और आज आपका परिचय कुछ और युवाओं से भी करवाने जा रहा हूं। हमारे साथ कुछ युवा हैं, यूथ है, जो ग्राम विकास फाउंडेशन के युवा तो हैं ही, साथ ही सोशल वर्कर भी हैं और कई सालों से जन जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं। आप सभी का भी बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं प्रश्न जो लेना चाहूंगा डॉक्टर राजेश सक्सेना जी, आपसे जानना चाहूंगा, सिंगल यूज प्लास्टिक जो बैन किया गया है, सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आम लोग हैं, सर बड़ा कंफ्यूजन है, प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, ये जो कंफ्यूजन है, तो ये सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है और जो 19 उत्पाद हैं जिन पे बैन किया गया है वो कौन से हैं सर? विकास जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आम आदमी को एक बहुत बड़ी एक जानने की इच्छा रहती है कि ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक है क्या। प्लास्टिक तो सभी जानते हैं, पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक ये आम आदमी की समझ के बाहर है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं क्या होता है। इसको हम ऐसे समझें कि प्लास्टिक एक चीज़ है, किंतु अलग अलग मोटाई की प्लास्टिक होती है। जो ऐसी प्लास्टिक जो 70 माइक्रोन से नीचे की है, बहुत पतली होती है, जिसको पन्नी बोला जाता है आम आदमी की भाषा में, जो सब्जी वाले, ठेले वाले हमको देते हैं, और वो कहीं फेंकने के बाद मिट्टी से चिपक जाती है। तो इसको हम सिंगल यूज प्लास्टिक बोलते हैं, मतलब एक बार उपयोग करके उसको डस्टबिन में फेंक देना। और कई तरह की प्लास्टिक होती है जो मोटी प्लास्टिक होती है, वो अलग, उसका माइक्रोन अलग होता है, मतलब पन्नी की मोटाई को हम माइक्रोन से नापते हैं। और सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब 70 माइक्रोन से नीचे की प्लास्टिक, जिसको कि सरकार ने 1 जुलाई से पूर्णतः बैन किया है, इसके पर्यावरणीय खतरे को देखते हुए। जी सर, ये तो आपने बताया, तो तमाम सिंगल यूज़ की चीज़ें हैं जिन पे बैन किया गया है। हमारे साथ ब्रजेश जी हैं, क्षेत्रीय अधिकारी हैं। सर से मैं ये जानने की कोशिश करूंगा, सर
1 जुलाई से पूर्णतः प्रतिबंध तो लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लाल किले की प्राचीर से इसका आह्वान देशवासियों से किया कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करें, उस पर प्रतिबंध लगाने की उन्होंने बात कही थी। सर, लेकिन इसका क्रियान्वयन भोपाल में अगर हम देखें, आप तमाम तरह से लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों में जागरूकता लाने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्रियान्वयन किस तरह से किया जा रहा है इसका? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि आज हम लोग कम से कम इस तरह से कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और इस तरह से हम जन जागृति की तरफ बढ़ रहे हैं। मूल रूप से ये जो शुरुआत हुई थी सिंगल यूज़ प्लास्टिक की, इसके लिए एक नोटिफिकेशन जो पर्यावरण वन मंत्रालय है नई दिल्ली, उसने जारी किया था 12 अगस्त 2021 को, और उसमें ये बात लिखी गई थी कि हम 1 जुलाई 2022 से इसको पूर्णतः प्रतिबंधित कर देंगे। उसमें उन्होंने उन 19 आइटम्स के नाम लिखे थे और जो एक पॉलीथीन का भी मैटर था, जो कि पॉलीथीन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में अंकित था, उसमें भी ये बात लिखी हुई थी कि कितने माइक्रॉन, 100 माइक्रॉन से नीचे का 30 सितंबर 2021 से जो कम वाले थे उनको उस समय बैन कर दिया गया था। 120 माइक्रॉन वालों के लिए 31 दिसंबर 2022 की तारीख दी गई थी। इन तमाम नोटिफिकेशन की जो जानकारी थी जन सामान्य तक पहुंचाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनेकों कार्यक्रम आयोजित करके अखबारों के माध्यम से, कार्यशालाओं के माध्यम से ये जागृति दी गई थी कि हम जो निर्माता हैं, विक्रेता हैं और उपयोगकर्ता हैं, इन तीनों को इस बात का संज्ञान में लाया गया था कि इसको धीरे धीरे आप अपनी प्रक्रिया से हटाते जाएं। फेज आउट करने का अर्थ यही था जिससे किसी भी तरह की आर्थिक दिक्कत ना आए और साथ ही साथ हम उसके एक व्यापक तरीके से उसको हटाने के बाद उसके कोई वैकल्पिक व्यवस्था को भी समझ सकें। तो इस तरह की तैयारियों के लिए पूर्ण समय वहाँ से जो मिला हुआ था जब ये लागू हुआ था अगस्त 2021 से, और उसके बाद में जब ये 1 जुलाई से लागू किया गया है पूर्णतः प्रतिबंध जो हो गया इन 19 आइटम पे और साथ ही पॉलीथीन पे, तो इसके बाद नगर निगम जो है, नगर पालिकाएँ जो क्षेत्र के अंतर्गत, उनके जो पदाधिकारी हैं वो इस तरह की छापामारी कार्यक्रम करके जो स्टॉक में दिख रहा है, जो इस तरीके के प्रतिबंधित आइटम है, उसको पकड़ रहे हैं, उस पर चालान भी वसूल कर रहे हैं। पर ये कार्रवाई पूर्णता की तरफ नहीं जाती। इसमें जब तक कि हम इस तरीके के कार्यक्रमों के माध्यम से जन भागीदारी को पूर्णता इसमें नहीं लाएंगे, क्योंकि ये जो हित है इसमें, ये पर्यावरण के हित के लिए है और इसमें सबकी समझदारी और सबकी साझेदारी आवश्यक है और तब ये पूर्णता की तरफ आएगा। सर, ये भी आपसे जानना चाहूँगा, 1 तारीख से बंद तो कर दिया गया है, लेकिन अब कैसे देख रहे हैं जो दुकानदार हैं वो इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है? रोक तो लगाई गई है, लेकिन क्या चैलेंजेस आ रहे हैं जो पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता और अब जो लोग आगे बढ़ रहे हैं इस दिशा में, तो क्या चैलेंजेस सामने आ रहे हैं सर? देखिए, मुख्य रूप से जो ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो था, जो एक बार उपयोग करके फेंकने वाला प्लास्टिक, ये अपनी कीमत की वजह से, इकोनॉमिक साइकिल की वजह से सोसाइटी में था, समाज में था और इसका उपयोग बहुतायत होता रहा था। समस्या तब शुरू हो गई थी कि इसको डिस्पोज करना, इसका प्रबंधन उपयोग करने के बाद, फेंकने के बाद यत्र बिखरा रहता था और जो तमाम तरीके की समस्या स्वच्छता के दिशा में आती थी, उसके मद्देनज़र इसको हटाने की बात हुई। अब समस्या ये हुई है कि इसकी आदत पड़ने की वजह से जो ये सस्ते रूप में उपलब्ध हो जाता था और अनेकों जगहों पे विवाह कार्यक्रमों में, समारोह में उसका उपयोग होता था, तो वहाँ पे ये एक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए बहुत समय से ये जो लागू हुआ था उसके बाद से ही इसके ऊपर विचार विमर्श होता था। तो ये समस्या ज़रूर है कि इसका क्या बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है। साथ ही साथ दूसरी समस्या ये है कि पूर्णतः इसको बंद करना, क्योंकि अभी भी जो छापेमारी में सामग्री मिल रही है उससे ये लगता है कि अभी कुछ मात्रा में उपलब्ध है और कैसे धीरे धीरे इसको ख़त्म किया जाएगा। इन सारे चैलेंजेस की बात यहाँ पे करना चाहिए और इसमें सबकी भागीदारी करना चाहिए। परिणामों पे थोड़ा सा नजर डालें हम। 1 तारीख से तो बंद किया गया है, आज 20, 22, 23, 24, 25 दिन हो गए हैं लगभग। परिणामों में कहाँ नजर है? राजधानी, अगर हम भोपाल की बात करें और आर्थिक राजधानी इंदौर की बात करें, तो दोनों शहरों में अगर हम कंपेयर करें, स्वच्छता में तो इंदौर नंबर 1 है सर। क्या हम सिंगल यूज में राजधानी को ऊपर ले जा पा रहे हैं? हाँ, ये प्रयास बिल्कुल इसी तरह की दिशा में है और इसमें नगर निगम बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। हमारे पास रेगुलर डेटा आ रहे हैं हम लोगों ने, और इसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और इस तरह से उन्होंने कुछ एप्लीकेशंस डेवलप करी है कि जिससे आंकड़ों को वहाँ से इकट्ठे करके भेजा जाए। उसमें जो मूल रूप से प्रत्येक नगर पालिका, नगर निगम
उसके लॉगिन पासवर्ड हैं और वो अपनी जानकारी भेजते हैं, जिससे कि हम पूरी तरह से मॉनिटर कर पाएँ कि ये किस प्रकार से इन्फोर्समेंट हो रहा है। और ये तो लगातार जारी है कि छापामारी कर रहे हैं, कहीं से कोई सूचना दे कि इस प्रकार से उपयोग हो रहा तो उस पे उसको पकड़ने की कार्रवाई भी की जा रही। प्रयास तो बिल्कुल। टारगेट कुछ रखा गया है राजधानी के लिए? देखिए, टारगेट तो पहली 1 जुलाई से 30 जून तक खत्म हो गया था इसकी अवधि जो थी रखने की। तो अब 1 जुलाई से यदि है तो पूरी तरह से अवैध है, तो इस पे तो कार्रवाई जो है चालान की और जब्ती की वो की जा रही है। तो यही बात है कि इसका हम लोग भी उपयोग अपनी तरफ से बंद करें, किसी भी तरीके की खरीदी ना करें, जिससे ये इस धीरे धीरे हट जाएगा, इकोनॉमिक साइकिल से हट जाएगा। जी, तो ये तो तमाम चीज़ें बात हुई। विकास से मैं जानना चाहूँगा, विकास आप जिस तरह से लोगों को अवेयर कर रहे हैं, छोटी छोटी सी बस्तियों में जा रहे हैं, प्लास्टिक को लेकर लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लेकिन आपने मैंने देखा है कि कई स्वच्छता की बात हो या महिलाओं से जुड़े कई विषय हों, आपने लोगों को अवेयर किया है। क्या चैलेंजेस ग्राउंड पे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं जब आप एक छोटे से दुकानदार से या नुक्कड़ पे एक ठेले लगाने वाले से जब आप कहते हैं कि आपको प्लास्टिक अब यूज जो सिंगल यूज है उसको नहीं करना है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं विकास? सबसे ज़्यादा समस्या तो इसमें आ रही है कि जो हर ठेला वाले जो लोग हैं वो पॉलीथीन के अलावा जो कागज़ है उसको परचेज नहीं कर सकते, वो लोग, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। बड़ा चैलेंज है जी। हाँ, और दूसरा ये है कि लोग सुनना नहीं चाहते हैं, उन्हें इसका दुष्प्रभाव नहीं पता है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का है। और एक्चुअली वजह यह है कि वो बहुत इजीली लोग उसका उपयोग कर पाते हैं, इस कारण भी लोग हैं। विकास, ये भी जानना चाहूँगा कि आपने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर काम किया, तो अब तक कैसे आप काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आपने जागरूकता की है, किस तरह से आपका जो ग्राम विकास फाउंडेशन है वो प्लास्टिक पर काम कर रहा है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर? सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेके मेरा थैला मेरी जिम्मेदारी करके अभियान हमने प्रारंभ किया है। अभी हम डिजिटल माध्यम से इस पे कार्य कर रहे हैं और अभी ऑफलाइन भी हम प्रोग्राम्स डिज़ाइन कर रहे हैं। हमारा स्कूल कॉलेज के जो बच्चे हैं वो अभी हमारा टारगेट है, तो वहाँ पे हम प्रोग्राम्स करेंगे, सेमिनार्स, उनके साथ मिलकर नुक्कड़ नाटक और रैलियाँ अभियान चलाएंगे। चलिए राजेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप पर्यावरणविद भी हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर्यावरण को कैसे हानि पहुंचाता है, इसके दुष्परिणाम क्या हैं और बंद होने के बाद क्या फायदा है, ये तीनों पे मैं आपसे कहूंगा प्रकाश डालने से। देखिए, अगर हम बात करें तो ये विज्ञान की देन थी कि प्लास्टिक का आविष्कार हुआ और एक पैकिंग मटेरियल के रूप में एक सब्स्टिट्यूट इस तरह की चीज़ों के लिए किया गया। किंतु हम बचपन में कभी पढ़ा करते थे कि विज्ञान वरदान भी है, अभिशाप भी है, और दूसरी चीज़ है अति सर्वत्र वर्जित। हमने अंधाधुंध, जैसा भी ब्रिजेश जी ने बताया कि इकोनॉमिक भी है, सस्ता भी पड़ता था। जो हमारे परंपरागत चीज़ें होती थी, चाहे वो कुल्हड़ हो या पहले आपने देखा होगा हर घर में कागज के ठोंगे बना करते थे, और वो अपने आप में बहुत सारे लोगों को रोजगार देता था। बिल्कुल, वो धीरे धीरे रिप्लेस हो गया प्लास्टिक से। अब जो बात करते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक की, और उसमें मोटाई के ऊपर जो माइक्रोन में मेजर करते हैं हम उसको जी, और अभी ब्रिजेश जी ने बताया कि दिसंबर तक हम 100 माइक्रोन से 120 माइक्रोन से नीचे की चीज़ों को भी बंद कर देंगे। अगर हम पर्यावरण की बात करें तो मैंने खुद देखा कई जगहों पे, चूँकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हम प्लास्टिक का उपयोग करके फेंक दिया करते हैं और उसमें अपना जो मटेरियल है वो लेके डंप कर देते हैं। अभी इतनी जागरूकता नहीं है कि हम अलग अलग सेग्रीगेट करें उसको, कि सूखा कचरा, गीला कचरा। शहरों में हमने सवेरे सवेरे नींद में सुनते हैं गाना बजते हुए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ियाँ आती हैं, बट इतने के बाद भी अवेयरनेस नहीं है। फ्लैट में रहने वालों की बात करें तो अपने कचड़े को 5वें माले से लेके और उसमें कचरा फेंक के रोड के उस पार फेंक देते हैं, बोलते हैं कि हमारी नेगेटिव एनर्जी चली गई। आपको नहीं मालूम कि कुत्ता फिर से लाके कैंपस में वो नेगेटिव एनर्जी को स्थापित कर देता है। पर्यावरण के ऊपर बात करें तो अभी जो कृषि क्षेत्र है, जो हमारे खेत हैं, उसकी मिट्टी में भी माइक्रो प्लास्टिक मिल रही है, उसके रेसिड्यू मिल रहे हैं। प्लास्टिक से एक बहुत बड़ा जो प्रकृति को नुकसान हो रहा है कि जो हमारा बरसात में भूजल पानी बरसता था, और जो जियोलॉजी के जो भूगर्भ शास्त्र के लोग जानते हैं कि बहुत सारे क्रैक्स होते हैं हमारी चट्टानों के ऊपर, जिनमें से कि जिसको कि लिनियामेंट्स बोला जाता है, आम आदमी की भाषा में बोलें, साइंटिफिक भाषा में। और ये वही क्रैक्स होते हैं जिनसे कि पानी बरसने के बाद परकुलेट होकर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, और ये हमको दिखते नहीं क्योंकि घास फूस और वेजिटेशन होता है। हमारा प्लास्टिक उन छेदों में जम जाता है, पानी के रिचार्जिंग को रोकता है, सरफेस रन ऑफ को बढ़ावा देता है, और वो गाद समेत नदियों को भर रहा है। इसी तरह
हमारे जो ड्रेनेज सिस्टम है, चाहे भोपाल शहर का, या देखें कुछ साल पहले भोपाल में बहुत बाढ़ आई थी, देखा था मोहल्लों में गाड़ियां भी बह गई थी। उसका क्या था, दो कारण था। एक तो जो हमारे नेचुरल ड्रेनेज है वो चोक कर दिए थे, और दूसरे जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम था वो प्लास्टिक के कारण चोक हो गया था। गायों को अक्सर देखते हैं कि कचड़े से खाती रहती हैं, और जब गाय हमारी मरती है तो उसके पेट से इतना बड़ा पॉलीथीन का बंडल निकलता है। तो प्लास्टिक ने हमारे जो स्थलीय जो इकोसिस्टम है, हमारा जो पर्यावरण है, इन सबको ख़त्म कर दिया है पूरा। और इसका दुष्परिणाम ये मिल रहा है कि अब हमारे जो खाने के साथ माइक्रो प्लास्टिक के रेसिड्यू भी ह्यूमन बॉडी में जा रहे हैं। तो जो हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की या इस तरह की बहुत सारे ग्लोबल वार्मिंग की, कहीं ना कहीं ये चीज़, क्योंकि इसका एक सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसको हम कैसे रिसाइकिल कर लें, जलाएं तो एनवायरनमेंट में हमारा जो है वो गैसेज बढ़ेंगी। तो इसीलिए सरकार ने सोचा कि इसको बैन किया जाए। अब जो बात आई थी कि लोगों को जागरूक करना। सर, जलीय जीवों पे थोड़ा सा और मैं जानना जलीय चाहूंगा। जीवों में देखिए इसका बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ रहा है। जब हम कभी पेपरों में देखते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं, या कहीं और भी देखते हैं, तो प्लास्टिक हमारे हिमालय में तो छाया ही हुआ है, जो हमारे ट्रैकर्स जाते हैं, साथ साथ जो अंटार्कटिका है वहाँ तक हमारे प्लास्टिक के रेसिड्यू मिले हुए हैं। अब मैं मानता हूँ कि इसी रफ्तार से अगर ये बैन नहीं होता और होता तो शायद चंद्रमा में भी प्लास्टिक कुछ दिन में मिलने लगेगा, मंगल ग्रह पे भी मिलेगा। तो जलीय जीवों में भी ये हमारे जो सरफेस रन ऑफ होता भी, बरसात देख रहे हैं आप, बरसात में रन ऑफ होकर छोटे छोटे प्लास्टिक हमारे नालों में, और नालों से नदियाँ जुड़ी होती हैं, और नदियाँ जाके समुद्र में होती हैं। तो ये पूरा सिस्टम हमारा प्लास्टिक ने चोक कर दिया है। छोटे छोटे प्लास्टिक के कारण हमारी मछलियों में भी जा रहा है, और फूड चेन के थ्रू हमारे ह्यूमन बॉडी में भी जा रहा है, दूसरे जंतुओं में भी जा रहा है। तो प्लास्टिक का रेसिड्यू हर सिस्टम में प्रवेश कर रहा है, मिट्टी से लेके, और एक बहुत बड़ा इसका दुष्परिणाम ही हो रहा है कि हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी खत्म हो रही है खेतों की। क्योंकि जो हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, और प्राकृतिक खेती मतलब हमारे जीवाणुओं के द्वारा की जा रही खेती। मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं में जब प्लास्टिक उनको कवर कर लेता है तो जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है मिट्टी में वो खत्म होता है, उसके कारण हमारे जीवाणु वहाँ खत्म हो रहे हैं। तो जीवाणु रहित जो मिट्टी है हमारी, उसमें प्राकृतिक खेती नहीं कर सकते हैं। रासायनिक खेती को हम डिस्करेज कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती को बढ़ा रहे हैं। तो इन सब जगहों पे हमारे प्लास्टिक ने अपना स्थान बना लिया है। इसलिए अब बहुत ज़रूरत है कि हम इस प्लास्टिक को धीरे धीरे सिने ख़त्म करें अपने सिस्टम से। निश्चित तौर पर सर, एक बहुत सही बात आपने कही कि अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं है। विज्ञान ने हमें जो वरदान बना के दिया था, आज उसी को हमने विनाश बना दिया है। तो ये चीज़, और हम जब तक खुद से नहीं सुधारेंगे, वो कहते हैं ना कि मैं अपना करूं तुम अपना करो, तब जाकर हम चीज़ों सुधरेंगे, जग सुधरेगा। ना किसी हमनसीन हम सफ़र से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। तो हमें बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन सर, ये कैसे निकलेगा? प्लास्टिक तो बंद कर दिया। राजेश जी, मैं ब्रजेश जी आपके पास आ रहा हूँ। हमने प्लास्टिक बैन कर दिया है, लेकिन क्या ऑप्शन अब हम लोगों को दे रहे हैं? किस तरह से कैरी बैग, उनको जो भी प्रक्रिया है वो आपसे जानना चाहूँगा। हाँ, इसमें बहुत अच्छी तरीके से हमको अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है कि हम जो पहले के जो हमारे तरीके थे उसी का उपयोग फिर से शुरू करें। क्योंकि ये आया तो बीच में ही था प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो यूज़ एंड थ्रो था, इसकी बहुत ज़्यादा पुरानी लाइफ नहीं है जब से ये इंट्रोड्यूस हुआ था। तो अब यही है कि उसमें इन सभी के रिप्लेसमेंट पे परमानेंट टाइप का जो रिसाइकल होते हैं, धुलने के बाद होते हैं, स्टील से हो सकते हैं बर्तन। कुछ नगर पालिकाओं, नगर निगमों ने बर्तन बैंक भी बनाए हैं। जो इकोनॉमिक सेक्टर हैं उनके लिए उन्होंने बर्तन बैंक बनाए, जिससे वो शादी या समारोह में उसी स्तर पे कम पैसों में अपने कार्यक्रम आयोजित कर सकें। पर इसका बंद होने से जो आने वाले समय में प्रकृति के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, जो पर्यावरण के ऊपर पड़ेगा, उसको अगर दृष्टिगत रखते हैं तो ये प्रयास बहुत जल्दी कर लेना था, हम लोगों ने अब शुरू किया है, लेकिन अब इसको और डिले नहीं करना चाहिए। तो मेरा मतलब सभी से यही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से ये निवेदन रहेगा कि हम इसको जितना अच्छे से कर सकते हैं, इस समय का उपयोग करते हुए इसको दूर करना चाहिए। जी, एक जन जागरूकता, जन अभियान बना, जिस तरह स्वच्छता में मध्य प्रदेश लगा तो इंदौर को अव्वल पे पहुंचा दिया। मुझे लगता है कि जन जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। हम सभी लोग इसमें जुड़ने की कोशिश करेंगे, इसको एक बड़े स्तर पर ले जाएंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि सिंगल यूज प्लास्टिक से हम बहुत जल्दी निजात पा पाएंगे। जन आंदोलन का विषय बनाना चाहिए। जी जी बिल्कुल ब्रजेश। जैसे हम नदियों को बचाने के लिए जन आंदोलन के रूप में जुड़े हुए हैं, उसी तरह प्लास्टिक को खत्म करने के लिए स्कूल लेवल से बच्चे, हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं, हमारे युवा
साथी जो आगे बढ़ के काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में जी। उसको उनके माध्यम से लोगों तक प्रचार प्रसार करें, जन जागरूकता करें। और दूसरा, जो हमारे आजकल बहुत युवा वर्ग के हमारे जो साथी हैं स्टार्टअप पे जा रहे हैं, बहुत सारी 200 से ज़्यादा कंपनियां अभी आ गई हैं जो प्लास्टिक के सब्स्टिट्यूट में पैकिंग मटेरियल या इस तरह की चीज़ों का उत्पादन करना शुरू कर दी हैं। एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। जी। तो जो ये आपदा है इसको हमको अवसर में बदलना है, आपदा को अवसर में बदलना है, और यही एक बड़ी वजह है। लेकिन ब्रजेश जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, सर ने बात कही छोटे छोटे से बच्चे जो स्कूल्स में हैं, अगर वहाँ से हम उनके अंदर ये विरासत में उन्हें देंगे हम अभी से कि भाई सिंगल यूज आपको यूज नहीं करना है, तो बहुत आगे जाके बहुत जल्दी हम निजात पा लेंगे युवाओं को। लेकिन सर, सोशल मीडिया की आजकल बड़ी भूमिका है। सोशल मीडिया के जरिए हम बहुत जल्दी चीजों को पा सकते हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी आप कुछ प्रयास कर रहे हैं सर? हाँ, ये एक प्रयास लगातार हमारा शुरू हो गया था। हम लोगों ने पिछले साल जब ये नोटिफिकेशन आया था तो हमने अखबारों के माध्यम से भी किया था, और नुक्कड़ नाटक भी हम लोग करते थे, और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी या फिर जैसे व्हाट्सएप ग्रुप थे, इनके माध्यम से सबको हम लोग प्रेषित करते रहे हैं। पूर्ण रूप से एक चीज़ जो थी इसमें यही थी कि सबको ये बात का आभास हो कि ये बंद करने के पीछे सिर्फ एक उद्देश्य है कि इसके उपयोग से जो नुकसान हो रहे हैं, जो दिखने में अभी उतने दिखते नहीं हैं, एक समय में दिखते हैं लेकिन बहुत खतरनाक हो सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये बड़ा लंबा एक प्रयास 1 साल लगभग इसमें किया गया सबको बताने का। और इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि इस पे लोगों ने इसको हटाने में सहयोग नहीं किया हो, काफ़ी सहयोग इसमें मिला है, सभी जगहों से मिल रहा है। और लोग जो शादी घर हैं, समारोह वाले हैं, खासकर शासकीय कार्यालय हैं, वहाँ पे तो ये रुक ही गया है। स्कूलों में भी लगभग इसके बारे में ऐसी जो जानकारी है, चेतना जागी है, और बच्चों के माध्यम से, खासकर युवाओं के आज जैसे हमारे साथ मौजूद हैं, ये ऐसा लगता है कि इसमें अगर इसी तरह से हम लोग करते रहेंगे तो एक हमारे आदत में आ जाएगा कि हम इसका उपयोग नहीं करेंगे, तब फिर किसी तरह के पेनाल्टी या किसी प्रकार की छापामारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी जी जी, बिल्कुल। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं और मैं चाहता हूं कि उनकी जो प्रश्न है, उनका जो भी वो पूछना चाहते हैं आज हमारे मेहमानों से, वो भी पूछ सकते हैं। तो आप में से जो भी प्रश्न करना चाहते हैं हाथ उठा करके पूछ सकते हैं सर से। नमस्कार सर, मेरा नाम श्रीराम है और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संस्थान से अध्ययनरत हूँ। साथ ही के ग्राम विकास फाउंडेशन के साथ भी काम कर रहा हूँ। मेरा सीधा सवाल ब्रजेश सर आपसे है कि हम बात कर रहे हैं वन टाइम यूज़ प्लास्टिक के बैन की, और अब बैन भी हो चुका है। बहुत सारे जो इससे जुड़े रोज़गार थे वो ख़त्म हो गए हैं। लगभग 40 लाख लोग जो इससे जुड़े हुए हैं वो सब, उनका रोज़गार छिन गया है। और साथ ही सर ने बात करी थी कि जो हमारा कागज़ से जो बैग बनाने वाली प्रथा थी, जो विलुप्त हो चुकी थी या उनके रोज़गार छिन गए थे प्लास्टिक के आने की वजह से, तो अब इन दोनों में जो संबंध है कि प्लास्टिक जब आया था तो कागज़ का रोज़गार बंद हुआ था, और अब जब हम प्लास्टिक को बैन कर रहे हैं, वन टाइम यूज़ प्लास्टिक को, तो किस प्रकार से हम, क्या सरकार कुछ ऐसे कदम उठा रही है जिससे उनको हम अवसर देंगे कि आप रोज़गार अपना स्थापित करें और दुकानदारों तक पहुँचाएँ? और किस प्रकार से जिनका रोज़गार छिना है, जो 40 लाख लोग हैं जिन बेरोज़गार हो गए हैं, बेरोज़गारी के इस युग में ऐसे बेरोज़गार हो रहे हैं, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या करने वाले हैं? क्या सरकार के कदम होंगे? हाँ, ये दरअसल इसको जैसे देखा जाए, मैं अभी पिछली बार अभी बताया है कि एकदम से लागू नहीं किया गया था। इसके लिए बहुत अच्छे समय सीमा निश्चित करने के बाद, सबको बताने के बाद ये किया गया था। एक बात तो निश्चित है कि किसी तरह के किसी उत्पाद को बंद करने से उससे संबंधित जो भी उपकरण है और जो रोज़गार है उस प्रभावित होता है, पर जो इसकी मूल भावना है वो पर्यावरण संरक्षण रखा गया है। और ये एक बड़ा मतलब ज्वलंत समस्या के रूप में सबके सामने था कि जो मुंबई में जिस प्रकार की पानी भरने से बाढ़ आती थी, या कई बड़े शहरों में इस तरह आज देखा जाए तो पूरी की पूरी जो शहर का कचरा होता है उसका लगभग 20% से ऊपर की मात्रा इसकी रहती है। तो इसका निस्तारण, जैसे अभी बताया गया था, इतना कठिन होता है कि इसको ना जलाया जा सकता है और ये अपने आप में बायोडिग्रेड नहीं हो सकता। तो समस्याओं के रूप में अगर आप दोनों का तुलना करेंगे तो पर्यावरण जो सबके लिए है उसमें कई चीज़ें हम लोगों के लिए एक ऐसी लेवल पे पहुंच जाती है कि जब उस पर निर्णय आपको लेना पड़ता है। जहाँ तक सवाल उठता है कि हम लोग उसके क्या अल्टरनेट की बात करते हैं, तो उसमें निश्चित हमारे को देखना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हम लोग उपयोग करते थे। कुछ बात करते हैं मिट्टी के बर्तनों की, लेकिन वो इतनी प्रैक्टिकल नहीं है।
अगर सीधी तौर से बात करें कि दोनों का वेट के हिसाब से बात करें तो लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसी सिलसिले में उसी तरीके के कागज़ के कपों के बारे में बात कर सकते हैं। वो आजकल थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं लेकिन एक सब्स्टिट्यूट के रूप में वो देखे जा सकते हैं। दूसरे जो हमारे पुराने स्टील के बर्तनों का था प्रचलन, उसको लेके चलना चाहिए। तो मूल रूप से अगर हम अपने पर्यावरण की तरफ देखते हैं कि इसमें नदियाँ प्रभावित हो रही हैं, इसमें एग्रीकल्चर फील्ड्स हमारे पशु पक्षी प्रभावित हो रहे हैं, उस सबका आप देखते हो तो, और फिर इसका टोटल डिकम्पोजिशन नहीं है, ये पूर्णतः नष्ट भी नहीं होता है, वो बना रहता है लाखों हजारों साल तक इसका है व्यवस्था। तो इसको ऐसे उत्पाद को बना के छोड़ना सोसाइटी में वो हमारे आने वाली जनरेशन के लिए खतरनाक रहेगा। तो ये हमें सोचना चाहिए कि हम लोग आज इसको किस तरह से निपटा सकते हैं, और समय आ चुका है तो हमको इसको करने की बिल्कुल संकल्प होकर करना चाहिए। विकास, मैं आपसे जानना चाहूँगा, सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह से आप बता रहे थे आपने तमाम जागरूकता के काम किए हैं, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम बना लोगों को अवेयर करने के लिए, यूथ को खास तौर पर जो 15 से लेकर 25-30 साल तक का यूथ है, आपने सोशल मीडिया के जरिए बहुत काम किया है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन को लेकर, जागरूकता को लेकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? जी, सोशल मीडिया पे हम डिजिटली पोस्टर्स बना रहे हैं और कंटेंट को रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं, और लोगों से हम शॉर्ट वीडियोस भी बनवा रहे हैं जैसे एडवर्टाइजिंग के तौर पे, तो हम उसके थ्रू लोगों को अवेयर कर रहे हैं वन टाइम यूज प्लास्टिक के लिए। किस तरह की वीडियोस, कैसी लोगों को अवेयर? मान लीजिए एक दुकान लगाने वाला, एक ठेला लगाने वाला व्यक्ति है, मोबाइल आज सभी के पास है, पर किस तरह से उसको अवेयर किया जा रहा है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। हाँ, उसको हम इस तरह से, जो प्लास्टिक है वो किस तरह से दुष्प्रभाव है, तो हम उस पर एक एडवर्टाइज बना रहे हैं, कुछ कैरेक्टर्स हम कर रहे हैं उस अच्छा, जी। आपका जो ग्रुप है वो भी उसमें कैरेक्टर्स रहते हैं? जी 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 हाँ। जी, अच्छा जी सर। सोशल मीडिया का मुझे एक और याद आया कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक एप्लीकेशन भी बनाई है, जी जी जी, जिसके बारे में जो उसकी लिंक है वो आप ब्राउज़र पे जाके डालने से उसमें आप अपनी ग्रीवेंसेस, यानी अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ इस तरह से पॉलीथीन का उपयोग या इस तरह से जो बैंड है SUP इसका कहीं पे है, तो आप उस पर डाल सकते हैं और उस पर कार्रवाई भी होगी। अच्छा। और उसमें पोर्टल स्पेशली इसी पर्पज से बनाया हुआ है। सर, अगर वो पोर्टल जो आप बता रहे हैं वो बता पाएं, हाँ, या जो तो नंबर आप बता हाँ, पाएं, वो किस तरह से उस पे काम किया जा सकता है, वो मैं आपसे जानना। निश्चित, अभी उस पे सभी जितनी नगर पालिका पूरे देश की, वो सभी उसमें अपने अपने डेटा अपलोड करने के लिए उसमें वो बनाया गया है, जिससे कि जो जब्ती है जिस प्रकार की सिंगल यूज प्लास्टिक की, उसके आंकड़े वहाँ पे रहेंगे, उसमें दिखेंगे, और उसी के साथ उसमें जन सामान्य के लिए भी व्यवस्था की गई है कि वो अपनी बात वहाँ कह सकते हैं। यदि उनको उससे संबंधित कोई कंप्लेंट या कोई ग्रीवेंस वहाँ पे डालना है तो वो उसमें निश्चित उसमें डाल सकते हैं, और उसके ऊपर उस एरिया के संबंधित जो हैं उनको प्रेषित की जाएगी। और उस पर पोर्टल है सर? हाँ, वो जो अगर उसका पोर्टल का करते हैं नाम, तो cpcvplastic.in है, http और :/cpcvplastic.in। इसको आप गूगल पे सर्च करके, और उसमें CPCB ने पूरे डिटेल्स उससे संबंधित दिए हैं, और हम रेगुलर सर, उसमें इस पे शिकायत भी की जा सकती है? जी बिल्कुल, इसमें इससे संबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक से जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे ये उपलब्ध हो रहा है, बन रहा है, तो आप उसको भेजेंगे, तो इस प्रकार से आप उसमें हमारे वॉचडॉग के तरह से उस पर काम कर सकते हैं। जी, गूगल लोकेशन से आप फोटो भी कैप्चर करके भेज सकते हैं, तो एग्जैक्ट वो स्थान भी मिल जाएगा कहाँ ये एक्टिविटी हो रही है। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा कानून के जरिए आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जो ऐसे लोग हैं अभी भी नहीं मान रहे हैं या इसका इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं, ऊपर से देखने में ये बता रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई जगह ऐसी है कि आज भी इस्तेमाल हो रहा है, उस पर कार्रवाई किस तरह से कानून कर रहा है सर? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो क्या हुआ था, इसमें जब शुरुआत हुई थी तो सब जो निर्माण करने वाली जो कंपनीज थी या जो इंडस्ट्रीज थी, उनको बंद करने का कार्यक्रम इसमें किया गया था। तो वो प्रदेश में आइडेंटिफाई करके उनको बंद किया गया। उसके अलावा अब जो है वो उपयोग के ऊपर पूरी तरह से ध्यान है, विक्रेता के ऊपर ध्यान है और उपयोगकर्ता पे है। निर्माण के ऊपर भी है कि कहीं अगर इस प्रकार से कोई चोरी छुपे होता है और उसकी जानकारी मिलती है तो उस पर उसको बंद करने का प्रावधान है, सील करने का है, और किसी भी तरह का उत्पाद, इस तरीके के उत्पादों को नहीं करना है। रहा सवाल अगर जब्ती होती है तो उस पर चालान भी बनाया जा रहा है, और काफ़ी बड़ी मात्रा में पकड़ धकड़ चल रही है, छापामारी हो रही है। भोपाल में वार्ड वार नगर निगम की जो दल हैं वो इसको करते हैं, और उसके बाद छापामारी करके एकत्रित करते हैं, और उसको फिर एक जगह पे सील कर दिया जाता है, जिससे वो पुनर्उपयोग ना हो। जी,
पुनरुपयोग ना हो। और यदि आपको ऐसा लगता है कि कई जगह ऐसी भी हैं जहां आज भी सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज हो रहा है, चाहे वो सामने तौर पर या आंतरिक तौर पर भी कहीं हो रहा है, तो आप सर ने पोर्टल बताया है, वहां जाके शिकायत भी कर सकते हैं। गूगल मैप के जरिए राजेश जी ने बताया है कि आप फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा ऐप है, एक स्वच्छता ऐप है जी सर, उसमें वहां भी capture अपलोड कर कर सकते सकते हैं। मेरे साथ कुछ और युवा हैं जो सवाल सर से करना चाह रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा कि जो भी प्रश्न है आप कर सकते हैं जी। नमस्ते सर, मेरा नाम सौरभ चौक से है। मैं पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी कर चुका हूँ और कुछ वर्षों से समाज सेवा के कार्य करता हूँ। सर मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये कि कार्बन क्रेडिट की जैसे बात होती है, कार्बन फुटप्रिंट की होती है, तो आप जैसे ऐप बता रहे हैं, तो सरकार ने इस विषय में भी कुछ सोचा है कि कैसे लोगों को जोड़ें, कैसे कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ को जोड़ें कि वो अपने कार्बन क्रेडिट को कैसे यूज़ करें? जैसे कई वेस्टर्न कंट्रीज़ में उस मॉडल को अपनाया गया है। कार्बन फुटप्रिंट के विषय में लोगों को बताएं। साथ ही मेरा सर दूसरा प्रश्न ये है, जैसे कई वैज्ञानिक पद्धतियां नई आई हैं, जैसे अभी कई रिसर्च में साबित हुआ है कुछ बैक्टीरिया ऐसे मिले हैं जो प्लास्टिक पदार्थों को खा लेते हैं। अब वो किस एक्सटेंट तक खा रहे हैं वो नहीं क्लियर नहीं है, तो इस विषय में भी क्या सरकार सोच रही है? और जो इंसिनेटर होते हैं उसके माध्यम से कंट्रोल वे में कुछ प्लास्टिक जिनको जलाना अति आवश्यक है उनको बर्न करके उनको उनके जो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड होती है उनको बेड रॉक्स के बीच में वापस डाल देते हैं। तो इस विषय में भी क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं सरकार के लिए? मुझे लगता है बहुत जरूरी नहीं, प्रश्न ठीक है। जो कार्बन क्रेडिट का आपने बताया है ये एक अलग विषय हो जाता है, जिसमें कि एक उसकी असेसमेंट होता है, और यदि कोई अपने यहाँ पे किसी व्यवस्था को लागू करता है जिसमें कि अगर वो इमिशंस जो हैं CO2 इमिशंस या कार्बन इमिशन के ऊपर कंट्रोल करता है, तो उसके एक प्रावधान अलग तरीके से है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक में बिल्कुल निश्चित तौर से जो दिखाए गए हैं 19 आइटम, उनको बैन करना है, वो किसी भी कीमत पे करना। उसका क्रेडिट की बात अभी यहाँ पे नहीं है। सिंपल बात यह है कि उसको उपयोग ही बंद होना है, उसका क्रेडिट नहीं कहीं पे आप उसको कर सकते हैं। ये तो एक नोटिफिकेशन में जारी हो गया। स्वतः यदि आप कोई चीज़ अडॉप्ट करते हैं तो उसमें वो क्रेडिट में जाता है। दूसरा आपका प्रश्न था ये बैक्टीरिया का बैक्टीरिया पूछा था। वैज्ञानिक पद्धति तो उसमें कुछ बैक्टीरिया हैं, रिसर्च चल रही है कि जो कि प्लास्टिक को भी डिकम्पोज कर सकते हैं। जैसे कि केचुए होते हैं, आपने देखा होगा, उससे ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं और वर्मी कंपोज जिसको बोलते हैं, केचुआ खाद बोलते हैं। उसी तरह कुछ केचुए ऐसे भी हैं जो ई वेस्ट होता है जिसमें कि लेड और कैडमियम होते हैं, उसको भी डिकम्पोज कर देते हैं। उस पर रिसर्च चल रहा है। इट विल टेक टाइम, समय लगेगा। बट देखिए, विज्ञान अपनी गति से चलता है, खोजें चलती रहती हैं, पर इन खोजों से पहले जागरूकता बहुत ज़रूरी है कि हम पूरे सिस्टम को बिगाड़ दें, फिर विज्ञान का सहारा लें और फिर अगले बार फिर विज्ञान का सहारा लें। तो उसकी जगह ज़रूरी है कि हम अपने जो ट्रेडिशनल नॉलेज था, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे जो प्लास्टिक से पहले, कि हमारा परंपरागत ज्ञान भी बहुत बड़ा था। भारत एक गुरु की शीर्ष पे बैठा हुआ था और ये प्लास्टिक वगैरह कुछ नहीं होता था उस समय। हम इसका एक बहुत बड़ा सब्स्टिट्यूट है कि जो अभी एक नरवई की प्रॉब्लम से बहुत सारे लोग चिंतित हैं। सरकार ने बैन भी किया है कि हमारी जो किसान भाई नरवई जला देते हैं। तो अभी कुछ रिसर्च ऐसी हो रही है जो सेलुलोज होता है, जो हमारी नरवई होती है, बेसिकली प्लांट ओरिजिन होता है, उससे उसको एक्सट्रैक्ट करके उससे पैकिंग मटेरियल बना रहे हैं। इसी तरह जो एक बैन है, अभी विजय जी ने बताया कि 19 चीज़ें बैन हुई, उसमें एक स्ट्रा भी है जिससे कि हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं। उसके लिए कुछ बैम्बू की वेराइटीज़ हैं जो बहुत पतली होती हैं और उनकी नॉट्स को रिमूव करके स्ट्रा बनाते हैं। तो कीमत थोड़ी सी अभी ज़्यादा है क्योंकि प्रारंभिक स्टेज में है। इसके लिए हमारे सरकार को इसको चिंता कर रही है कि इसकी कीमत कैसे रिड्यूस की जाए। जैसे कि सोलर एनर्जी की बात आई थी, हमारे देश में आज भी सोलर एनर्जी के जो इक्विपमेंट्स हैं वो महंगे हैं, लोग अपनाने को तैयार हैं, फिर भी काफ़ी जागरूकता आई है, लोग अपने घरों में लगा रहे हैं, उनका बिजली का बिल 0 हो रहा है। तो एक चीज़ है कि हम जो टेक्नोलॉजी को कैसे हम इकोनॉमिक बनाएं, आम आदमी की पहुंच तक बनाएं। इसके लिए हमारे जो युवा स्टार्टअप हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनके लिए एक चिंता का विषय है कि आम आदमी तक जब विज्ञान पहुंच जाएगा तो हम विकास की दौड़ में दौड़ने लगेंगे। तो तीसरी चीज़ एक जो आपने पूछी थी, विजय जी ने बताया कि कार्बन क्रेडिट की बात, हम प्लांटेशन को मुहिम कर रहे हैं। कार्बन क्रेडिट मतलब जितना कार्बन, अभी क्या हो रहा है कि जो विकसित देश हैं वो अपना धुआं छोड़ते हैं और जो विकासशील देश हैं उनसे बोलते हैं कि उसको भगवान शंकर की तरह हलाहल को पी लो तो हम आपको कार्बन क्रेडिट देंगे। तो पर्पज ये है कि जितने प्लांट्स हमारे सबसे बड़े एक सोर्स होते हैं जो कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। और प्लांट को अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए तो दे आर द कार्बन सिंक।
जैसे सिंक में हम घर के बर्तन डालते हैं और धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं, उसी तरह कार्बन सिंक का हमारे वन हैं, हमारे जो आर्चार्ड्स हैं, हमारे जो जितने भी प्लांट्स हैं क्लोरोफिल वाले, वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसीलिए हमारी सरकारें, अभी देखा होगा मध्य प्रदेश सरकार ने काफ़ी बड़ी मुहिम चलाई थी प्लांटेशन की, कि नदियों के किनारे प्लांटेशन करिए, घरों में प्लांटेशन करिए, बांस का प्लांटेशन करिए। घरों में बांस लगने लगे, नहीं पहले अशुभ माना जाता था क्योंकि वो फर्न लगने लगे। तमाम चीज़ें हैं जो कार्बन को एब्जॉर्ब करती हैं। दिल्ली वगैरह में आप देख रहे होंगे ऑक्सीजन प्यूरीफायर का उपयोग करना पड़ता है वहाँ पर, नहीं तो आप रह नहीं सकते हैं। तब भी हमारा मध्य प्रदेश अगर बात करें तो काफ़ी ग्रीन बेल्ट है, यहाँ पर साफ़ सुथरा है। तो अधिक से अधिक कार्बन क्रेडिट के लिए हमको, और विजय जी ने को भी मालूम है वो चीज़, कि इंडस्ट्रीज़ के चारों तरफ प्लांटेशन भी किया जाता है ताकि इंडस्ट्रियल एरिया का जो पॉल्यूशन है वो लोड हो जाए। तो ये कार्बन क्रेडिट होती है। जितना अधिक प्लांटेशन करेंगे, दूसरी कंट्रीज या लोग आपको कार्बन क्रेडिट के रूप में कुछ पॉइंट देते हैं जिसको आप भजा सकते हैं। अच्छा, एक लास्ट आपका था इंसिनेटर वाला, उसमें ये जो आपका इंसिनेटर में नहीं करते हैं इसको, दरअसल हम लोगों ने हमारे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के प्रयासों से सीमेंट क्लीन होता है, जो सीमेंट जहाँ बनती है उसको सीमेंट क्लीन कहते हैं, उसमें इसको जो शहरी कचरे में से जो पॉलीथीन था, वो पॉलीथीन को वहाँ जलाने का प्रयास हुआ था और वो सक्सेसफुल भी रहा। वहाँ पे टेम्परेचर जो होता है करीब 1400 डिग्री के आसपास तक, 1000 से ऊपर होता है। तो 1000 से ऊपर डिग्री में टोटल डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, तो इसलिए वहाँ पे उनके फ्यूल सेविंग हुई थी काफ़ी मात्रा में, और अभी भी वहाँ पे होता है। मध्य प्रदेश में कुछ 5-7 सीमेंट प्लांट्स हैं जहाँ पे कि इसका बहुतायत उपयोग हो रहा है, और यहाँ से जाता भी है, भोपाल से भी जाता है और उसका उपयोग कर रहे हैं। इंसिनेटर में नहीं करते हैं। जी, मुझे लगता है बड़े अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक दो सवाल और हम ले लेते हैं। जी, नमस्ते सर, मेरा नाम शिवांग साहू, बीए पत्रकारिता का छात्र हूँ। मेरा प्रश्न है कि रोज़मर्रा की ज़रूरतों के तौर पर हम जिन दूध पैकेट्स का या फूड पैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, क्या वे भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उसमें अंतर्गत आते हैं? अगर उसकी थिकनेस जो है, जैसे अभी वर्तमान में अगर 100 माइक्रो सेंटीमीटर से कम है, तो फिर वो सिंगल यूज प्लास्टिक के अंतर्गत। कंफ्यूजन बड़ा है। मैं चाह रहा हूँ कि एक बार आप वो नाम जो 19 नाम है, हाँ, यदि आपके पास ठीक, बता ठीक, सके ठीक, तो सर ठीक, ठीक, बड़ी क्लियर हो हाँ, जाएगी। मैं इसमें से आपके पढ़ के बताता हूँ जी। कि जो 19 आइटम में से जो है वो ईयरबड्स जो होते हैं जिसमें प्लास्टिक स्टिक लगी रहती है, और जो बैलून के नीचे प्लास्टिक स्टिक होती है वो है, प्लास्टिक फ्लैग्स जो हैं, कैंडी स्टिक्स हैं, आइसक्रीम स्टिक है प्लास्टिक की जो लगी रहती है, और थर्मोकोल जो डेकोरेशन में यूज़ होता है वो है। उसके अलावा प्लेट्स, कप, ग्लासेस और कटलरी के जैसे फोक वगैरह, चम्मच जितने होते थे, वो सारे के सारे, उसकी जो केक काटने की ऐसी एक चाकू आता है वो प्लास्टिक का, स्ट्रॉ, ट्रे, और रैपिंग के पैकिंग की फिल्म एक पतली सी आती है जो मिठाई के डब्बे पे चढ़ाई जाती है, और विजिटिंग कार्ड, अपने शादी के कार्ड और ग्रीटिंग कार्ड पे रहता है, हाँ वो इसमें आता है। और उसी के साथ में सिगरेट पैकेट के ऊपर जो पतली सी चढ़ी रहती थी वो था। और जो प्लास्टिक और पीवीसी जो बैनर्स थे जो 100 माइक्रोन से कम के थे हैं, वो सारे के सारे ये जो आइटम है, ये इसमें नोटिफिकेशन में नाम उनके लिखे हुए हैं और वो बैन किए गए 19 आइटम। तो ये वो 19 चीज़ें हैं जो सर ने बताई हैं किस तरह से बैन किया गया है। और अब थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि दरअसल सिंगल यूज़ प्लास्टिक है क्या। सर बड़ा कन्फ्यूज़न है, लोग, आम आदमी यही पूछता है कि इसमें आता क्या है, तो मुझे लगता है इनके बाद पता चल गया। वो एक दो सवाल और हम ले रहे हैं। नमस्ते सर, मेरा नाम आदर्श दुबे है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बीएससी का छात्र हूँ। सर मेरा यह सवाल है, छोटे व्यापारी या बड़े व्यापारी के पास प्लास्टिक का भंडार है अभी भी, सर अब वो प्लास्टिक का क्या उपयोग करेगा? यदि वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक में है तो उसको वो नष्ट करना पड़ेगा, उसको बेचना नहीं है, इसमें नियम में स्पष्ट लिखा हुआ है। तो इसलिए वो शुरू से ही इसलिए उस समय से कहा गया था कि एक तो वो खरीदना बंद कर देते और रोकते उसको, जिससे कि नुकसान उसका जो है वो नहीं होता। तो प्रयास सरकार का यही रहा था इतने समय पहले से जन जागृति करते हुए और बताते हुए कि वो कोई इसको ना करे आगे चल के। सर मेरा एक और सवाल आपसे है, या छोटे बच्चे हो या बड़े हो जो टिफिन बॉक्स प्लास्टिक के उपयोग करते हैं जिसमें हम गर्म खाना रखते हैं, सर कहीं वो टिफिन गर्म खाना में प्लग हमारे पेट में जाता है तो यह कैंसर का एक मुख्य कारण हो रहा है। हमारे भारत में सर 20 से 30% कैंसर का है मुख्य कारण, प्लास्टिक कैंसर बन रहा है। सर इसमें क्या टिफिन बॉक्स प्लास्टिक की चीज़ बैन होना चाहिए या नहीं? सर देखिए, वैसे तो अगर बात करें कि हम सरकार के ऊपर भी डिपेंड ना रहें कि कब किस चीज़ को बैन करती है तब हम बंद करें,
सिंपल चीज़ है कि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और जैसा कि आपको मालूम होगा, पहले एल्युमिनियम के बर्तन हुआ करते थे, धीरे धीरे रिप्लेस हो गए। तो हमको अपनी स्वास्थ्य की, जैसे आपने देखा होगा अक्सर बात करते हैं कि हेलमेट लगाइए, सिर आपका है, आप खाली रखिए या सिर फोड़िए। तो हमको सोचना एक चिंतन का विषय है हमारे युवाओं में, हमारे जो भारत के नागरिक हैं, कि हम अपने स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रखें। कैंसर के पेशेंट दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, और कैंसर कैसे होता आपको मालूम है, खान पान, प्लास्टिक। तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हो सके, संभव हो तो हम उसको बंद कर दें, उसका उपयोग करना प्लास्टिक के, चाहे वो किसी भी तरह का प्लास्टिक हो, डिस्करेज करें। और हम अपने जो परंपरागत पैकिंग के लिए होते थे डिब्बा, स्टील के डिब्बे में हम ले जाते थे, है ना, चीज़ों को, इस तरह की चीज़ों को उपयोग में लाने की प्रैक्टिस डालें अपने। तो ये सरकार जब बंद करेगी तब बंद करेगी, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, आम आदमी के स्वास्थ्य से जुड़ी जो चीज़ है। तो इसके लिए हमको लोगों को जागरूक करके उसको बैन करना है और कम से कम उपयोग करना है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपको खुद से सतर्कता बरतनी होगी। सर, अगर आंकड़ों पे मैं नज़र डालूं तो मैं कहीं पढ़ रहा था, भारत में रोजाना 26,000 टन सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा निकलता है। इसमें से 60% जो है वो रिसाइकिल हो पाता है। तो ये सर, रिसाइकिल होना एक बड़ी इसकी समस्या है, या अब ये कदम हमें क्यों उठाना पड़ा कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब बैन करना पड़ेगा, नहीं आगामी जो साल हैं वो बड़े हानिकारक हो सकते हैं? देखिए, सिंगल यूज रिसाइकिल एक बड़ा कारण है सर? नहीं, रिसाइकलिंग के बाद जो उत्पाद बनता था वो और डिग्रेड होके बनता था। तो जिसमें जो पॉलीथीन बनना, जो कि 100 माइक्रोन से कम की बनती थी, तो जो उसका रिसाइकलिंग के बाद में भी उसका जो स्वरूप होता था वो सिंगल यूज ही रहता था। तो तात्पर्य यह है इसका कि इसका जो उपयोग बढ़ने से और उसका रिसाइकलिंग करने से जो उसका एक्यूमुलेशन था, एक्यूमुलेशन मतलब लगातार इकट्ठा होते जा रहा था, वो मात्रा बढ़ती जा रही थी जी। तो इसलिए इसको इस पर ध्यान रखते हुए, क्योंकि एक स्तर तक इसको मैनेज कर पा रहे थे, उसके बाद में ये किसी भी तरीके से मैनेज नहीं होता है जी। तो इसको इस तरह से रोकने से ही इसका प्रभावी अंत हो पाएगा। और ये धीरे धीरे फेज आउट होके, अभी फेज आउट की तो कर ही दिया था, धीरे धीरे जो छापामारी और अन्य तरीके के प्रयासों से पूरी तरह से गायब हो जाएगा। जी सर, इसमें जो हमने मानक देखे कि जो उचित मोटाई है, उसके बाद जो प्लास्टिक है और जो सिंगल यूज प्लास्टिक आते हैं, तो इन दोनों को अगर हम ये देखें कि इनको जब यूज करने के बाद इनको खत्म किया जाता है, तो उसकी क्या प्रोसेस है? जो जैसे फाइबर हम देख रहे हैं, या जो कई मोटी जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसको कैसे खत्म किया जाता है? और सिंगल यूज प्लास्टिक जो खत्म नहीं हो पाता है, उसको, उनमें क्या अंतर है सर? नहीं, सिंगल यूज प्लास्टिक के भी ऐसे उपयोग थे जैसे कि ईंधन के रूप में सीमेंट क्लीन में होता था, या फिर अगर देखा जाए तो उसको कई बार कुछ सड़क निर्माण में भी पॉलीथीन यूज हुआ। ऐसे कुछ कुछ ऑप्शंस निकाले थे सरकार ने, लेकिन मुद्दा ये था कि ये जब शहरों में जनित होता था तो इसका एकत्रीकरण करके उस स्थान तक पहुंचाने की जो पूरी प्रक्रिया थी वो सफल नहीं हो पाती थी, क्योंकि ये बहुत मात्रा में अलग अलग जगह पे होता था। तो इसको एकत्रित करके प्रबंधन इसका बड़ा कठिन था, इसलिए ये प्रयास किया गया था। दूसरा था कि मोटी पॉलीथीन के बारे में, तो मोटी पॉलीथीन और आदि के लिए तो अभी भी बैन नहीं है, उसके उपयोग अलग अलग तरह से किए जा रहे हैं, जिससे कि उसके सेकेंडरी आइटम बनाने की बात है वो होते हैं उसमें। जी बिल्कुल। राजेश जी, मैं अब आपके पास आ रहा हूँ। हमने बैन तो कर दिया है, लेकिन पर्यावरणविद होने के नाते और पर्यावरण के जरिए अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, ये कदम कितना सही साबित होगा सर, आज सिंगल यूज बैन करना? बहुत ही सही कदम है। आज हर कॉन्फ्रेंस में, हर जगह आप देखें, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल में दो चीज़ों की चर्चा होती है, बदलता पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज, और अब बात होने लगी है क्लाइमेट चेंज एंड फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा। क्योंकि बहुत सारे लोग, हमें तो खाना मिल रहा है, बदलते पर्यावरण के कारण खाद्यान्न उत्पादन भी कम हो रहा है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई है, उसका प्रभाव हमें एकदम से परिलक्षित नहीं होता है। एक छोटा सा उदाहरण बताऊं कि कई बार बोनी होती है गेहूं की, और बोनी होने के बाद हमको बोलते हैं ना, हमारे यहाँ बोला जाता है कि मावठा नहीं गिरा। मावठा गिरता है मतलब ओस गिरती है, तो उससे कि जो दाना होता है वो मजबूत होता है। इसको गुप्त मार बोलते हैं। जैसे कई बार कोई पीछे से मार देता है, किसी को दिखा नहीं पर हमको दर्द बहुत होता है। तो उसी तरह गेहूं में क्या होता है कि जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है, उसका एक फिनोलॉजी होती है कि उसका बीज से कब अंकुरण होगा, कब फल बनेगा। तो जैसे ही टेम्परेचर होता है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। और जब और दिसंबर जनवरी में कई बार देखा होगा कि मावठा नहीं गिरता, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो फ्लावरिंग होके फ्रूटिंग हो जाती है। सब कुछ बराबर हो रहा है, खेत में दिख रहा है कि गेहूँ खड़ा हुआ है, पर दाना छोटा रह जाता है।
जी। दाने के लिए उतना मॉइस्चर चाहिए, उतना बावठा चाहिए, और इसका मार्च में फिर हार्वेस्टिंग होती है। तो जिस खेत में 15 बोरे गेहूं होता था वहाँ 10 बोरे गेहूं हो गया। तो इसको बोलते हैं प्रकृति की मार, जो कि हमको परिलक्षित डायरेक्ट नहीं होती, पर इनडायरेक्टली कहीं उत्पादन हमारा प्रभावित हो रहा है। चलते चलते एक संदेश भी आपका आखिरी में क्या होगा जी? मैं इस अवसर पे जो ये परिचर्चा में सबको सलाम करना चाहूँगा, हमारे जो पन्नी बीनने वाले जी, जो अशिक्षित हैं, वो रोजी रोटी से जुड़ा सवाल है, उनको इस तरह की चर्चाएं नहीं मालूम है कि सिंगल यूज क्या होता है, डबल यूज क्या होता है। जी। मैं उनको इस मंच के माध्यम से उनको सलाम करना चाहूँगा। किसी न किसी रूप में हमारे शहर की पन्नियों को वो एक जगह एकत्र करके अपनी रोजी रोटी के लिए एक जगह फेंक रहे हैं। जी, तो ये उनकी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ सवाब है। हम बौद्धिक जगत उसको सिंगल यूज प्लास्टिक के रूप में देखते हैं, पर वो हमारे पर्यावरण प्रहरी हैं। तो ऐसे लोग जो पन्नी बीनते हैं उनको हे दृष्टि से ना देखें, उनको इनकरेज करें, उनकी मदद करें, पन्नी में दें। बिल्कुल, वो उनकी बिल्कुल, रोजी रोटी जी, से जी, जुड़ा जी। है और हमारे पर्यावरण से जुड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये विकास- मैं आपसे जी, आग्रह करूंगा। जी, विकास, मैं आपसे जानना चाहूंगा चलते चलते एक आखिरी संदेश। आप भी एक युवा हैं और युवाओं को आप कैसे अवेयर करेंगे कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें? सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिए हम युवा को कैंपेन के द्वारा जैसे हम पोस्टर्स बनाते हैं, डिजिटल हमारा रहता है कि डिजिटल हम पोस्टर्स बनाते हैं, उसी के थ्रू युवाओं को हम अवेयर करते हैं। जी। और कई बार युवाओं को माध्यम नहीं मिल पाता कि कैसे जुड़े, किससे जुड़े, तो मैं युवाओं से कहूँगा कि ग्राम विकास फाउंडेशन से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सोशल मीडिया के जरिए आप हाँ, अवेयर करेंगे। हाँ, सोशल जी, मीडिया को अवेयर ब्रजेश जी, एक आखिरी संदेश आपका, समय की सीमा है जी। बिल्कुल, इसमें ये है कि जो हम लोग इनका जो मेन उद्देश्य है कि अपनी थैली लेके जाएं स्वयं की, और इसी तरह से एक छोटा सा प्रयास आप लोगों का रहेगा, जी। एक बड़ी उद्देश्य को प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल, तो वो हम सही बात है। सुधरेंगे, जी, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हम हमको सुधरेंगे, अपने से ये जग सलाह सुधरेगा। इस सकारात्मक बात के साथ इस पे पहल चर्चा करना की, चाहिए। इस सकारात्मक चर्चा की और सार्थक चर्चा की मैं यहाँ उसको समाप्ति की ओर आगे बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि आज एक बड़ा विषय था सिंगल यूज प्लास्टिक किस तरह से बैन किया गया है, लेकिन हमें जागरूकता की आवश्यकता है। हम अपने बच्चों को बताएं, घर में इस चीज की बात करें। सफाई को लेकर हम बड़े जागरूक हुए हैं। सुबह हम सड़कों पर निकले हैं, पार्किंग, चाहे पार्क हो या सार्वजनिक जो स्थल है, वहां हमने सफाई के लिए काम किया है। वैसे ही अब हमें अवेयर होना पड़ेगा सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए। तीनों आप मेहमानों का सर बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और आप सभी युवाओं का भी, जो मुझे लगता है लोगों के बीच लगातार पहुंच रहे हैं और लगातार पहुंचते रहेंगे, ऐसे ही अवेयर करते रहेंगे। तो आज जनसंवाद में हमने बात की सिंगल यूज प्लास्टिक की, कैसे इसको बैन किया गया है, अब किस तरह से जो पहलू हैं वो समझने की कोशिश की है। तमाम 19 प्रोडक्ट जो बैन किए गए हैं वो सबने बताने की कोशिश भी की है किस तरह से बैन किया गया है। अब इसको लेकर हमें कदम उठाना पड़ेगा, आपको उठाना पड़ेगा, हमें उठाना पड़ेगा। इसी के साथ खास कार्यक्रम जनसंवाद में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।